ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित और पुरानी यूनिवर्सिटी राजस्थान विश्वविद्यालय में, जहां पर हमेशा टैलेंट को मौका मिलता है। एक शेर याद आ रहा है कि ये नया शहर तो खूब बसाया तुमने, ये नया शहर तो खूब बसाया तुमने, क्यों पुराना वीरान हुआ जरा देख तो लो। तो ये सांप्रदायिकता को लेकर है कि बहुत शहरों का जिक्र होता है कि नए नए शहर बसाए गए हैं, लेकिन सांप्रदायिकता ने बहुत सारे पुराने शहरों को ख़त्म किया है, हमारी विरासत को ख़त्म किया है। हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता भी करप्शन के अलावा बड़ा मुद्दा माना जाता है। हर साल कहीं ना कहीं दंगे होते रहते हैं और सैकड़ों लोग सांप्रदायिक दंगों में जान दे रहे हैं। ख़ास तौर से उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें सांप्रदायिकता बड़ा मुद्दा है। यहाँ जो हमारी यंग जनरेशन है, मैं पहले उनके पास जाऊँगा कि कौन समझता है कि सांप्रदायिकता सबसे बड़ा मुद्दा है। सर, ये सांप्रदायिकता है, ये केवल राजनीतिक लोगों द्वारा पैदा की गई व्यवस्था है। गुजरात में जब दंगे हुए तो 2000 लोग करीब करीब मारे गए हैं। वहाँ पर कुल मिलाकर 200 एमएलए हैं, तो 200 एमएलए ने मारे हैं 2000 लोग। सर, ये केवल उन लोगों द्वारा व्यक्तिगत फायदे उठाने के लिए ये कार्य करवाए जाते हैं, जबकि आम जनता की इसमें हिस्सेदारी न के बराबर है। कौन ये बात समझता है कि जनता शामिल नहीं होती है सांप्रदायिक दंगों में? एक भीड़ का हिस्सा सांप्रदायिक दंगे में शामिल होती है, सदस्य आप सहमत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि युवा पीढ़ी आज पंगु नजर आ रही है, उसका कारण सांप्रदायिकता है। आज लोगों के मन में जो मायूसी छाई हुई है उसका कारण सांप्रदायिकता है। आज लोगों को ये लगने लगा है कि कुछ भी देश में बेहतर नहीं हो सकता, उसका कारण सांप्रदायिकता है, क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेले जाते हैं। सांप्रदायिकता को हिंदू और मुस्लिम से जोड़ा जाता है। सिर्फ ईसाई और भी धर्म और विशेष जाति हो सकती है, लेकिन नहीं, हिंदू और मुस्लिम देश में सांप्रदायिकता को सिर्फ दो कार्ड हिंदू और मुस्लिम में देखा जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, बात की जाती है तो लोगों को गुजरात राज्य क्यों दिखता है? क्योंकि वह बीजेपी सरकार है तो कांग्रेस को देखेगा, जहाँ पर कांग्रेस सरकार है तो बीजेपी दिखती है। गोपाल कांड दिखता है बीजेपी वालों को, पूरी की बातें की जाती है। मोहम्मद सिंह की मोहम्मद की बातें की जाती है, साहिबाना को दिखने लग जाता है। ऐसे में युवा पीढ़ी जो पंगु नजर आ रही है, उसका कारण ये लोग है। तो राजनेता तो है, युवा पीढ़ी कोई खड़ा होना चाहता है सांप्रदायिकता के खिलाफ, आप खड़े हुए। जी, आम चुनाव हमारे सामने है 2014 के, और मुझे लगता है कि सांप्रदायिकता के इस मुद्दे के ऊपर ये चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत पुराने मुद्दे हो चुके हैं और आज का युवा या यूँ कहें सामान्य जनता आगे की तरफ देखना चाहती है। आज लोग पढ़ लिख चुके हैं, जानते हैं, समझते हैं। अब वोट बैंक की राजनीति उतनी नहीं चलती है। अब आज राजनेताओं के खुद के पुराने सहयोगी उनको दूर जा रहे हैं। आज अब हाल ही में देखा, लालू प्रसाद यादव के 35 साल पुराने सहयोगी छोड़कर भाजपा में चले गए। जो उन्हें पहले 1 महीने पहले सांप्रदायिक नजर आ रहे थे मोदी, वो आज उन्हें नहीं नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है सांप्रदायिकता उतना मुद्दा नहीं होना चाहिए। आर्थिक विकास, रोजगार, ये सब एक बहुत बड़ा मुद्दा है, निकल के सामने आना चाहिए। पार्टीज को इस मुद्दे पर बहस करनी चाहिए कि हम भारत को आगे क्या देंगे और क्या दे सकते हैं, हम भारत को कहाँ ले जाना चाहते हैं। लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा, सांप्रदायिकता की बात आए तो, कि पॉलिटिशियन पार्टी एक तरह का माइंड डाइवर्ट कर रही है इन सब चीज़ों के, ताकि उनका मेन मुद्दा हट जाए। लोग बागों को ये देखना चाहिए कि पार्टी अपने लिए क्या कर रही है, इंस्टेड ऑफ कि सांप्रदायिकता, लोग बाग हिंदू मुस्लिम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। वो लोग अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। पहले की तरह हमारी जनता नहीं रह गई है कि हाँ टीवी में देख के सब कुछ देख लिया, घर पे आके 2-4 दिन बात कर लिया उस पर और बात खत्म हो गई। लोग बाग घर पे निकल रहे हैं, रोड पे धरना दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे युवा पीढ़ी से भी निवेदन है कि एक इंसान के कहने पे नहीं आई है, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में बात कीजिए, फिर उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। लोकसभा में भी एसटी की सीट आती है और विधायकों में भी वही एसटी की सीट आती है, तो और कोई जाति नहीं है चुनाव, इन्हीं का महत्व है चुनाव। मैं चाहता हूँ और को भी मौका दिया जाए हमारी तरफ से। जी, देश में करीब करीब 250 सीटें ऐसी हैं जिन पर धर्म के आधार पर यदि वोट डाले जाएं तो वो जीती जा सकती है, जिसमें से 125 सीटें अपर कास्ट हिंदूज़ के लिए हैं, 92 सीटें मुसलमानों के लिए जिसमें मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट्स हैं, 16 सीटें क्रिश्चियंस के लिए और 16 सीटें सिखों के लिए। इसके अलावा 79 सीट जो जिसका जिक्र वो कर रहे थे एससी सीट्स हैं और 42 सीट्स हमारी एसटी सीट्स हैं। तो इस मुद्दे पर हम चर्चा रखेंगे। प्रोफेसर मेहता, कि क्या आपको लगता है कि धर्म के आधार पर, जहाँ पर धर्म इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है और वो डोमिनेटिंग वोटर हो सकता है, उससे सांप्रदायिकता बड़ी फैलती है या राजनीति में सांप्रदायिकता का जो असर है वो दिखाई देता है? इस पे कोई संदेह नहीं कि
जब बात आती है धर्म की तो हम सभी लोग बहुत संवेदनशील हैं और शायद हमारी इस अति संवेदनशीलता का लाभ ही ये नेता उठाते हैं जब उन्हें चुनाव लड़ने होते हैं। हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं, हर धर्म में बुरे लोग भी हैं। आप ये जनरलाइज नहीं कर आधार सकते। पर टिकट बांटे जाने चाहिए? कतई नहीं, मेरा अपना मानना है कतई नहीं। कम से कम इस राजनीति में और चुनावों में कभी भी धर्म को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसके जो प्रभाव है बड़े दूरगामी होते हैं। एक बार आपने धर्म के आधार पर अगर आपने चुनाव जीत भी लिया, आपका अपना स्वार्थ सिद्ध हो गया, लेकिन दीर्घकाल में उसका बहुत बुरा असर होता है। डॉक्टर रश्मि जैन, एक नारा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो क्या आप इस सिद्धांत को नहीं मानती? बिल्कुल नहीं मानती मैं। मेरी आबादी 18% हो और मुझे रिप्रेजेंटेशन 18% ना मिले, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, क्योंकि अगर इस तरह से हम देखें तो महिलाओं की आबादी 50% है, हम तो 50% रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन देने में भी हमको बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं, हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। आज जब पहला चुनाव हुआ था हमारा, तब भी हमने सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाया और भ्रष्टाचार भी मुद्दा था और अभी चलता रह रहा है। लेकिन मजबूत, बिल्कुल सही बात है कि हम अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि हमको चाहिए क्या हमें सुविधा, अगेन हम वही सुविधा पे आ जाते हैं, क्या हमें सुविधा चाहिए या हमें कुछ कड़े फैसले लेने होंगे जिससे कि हम देखें कि आने वाला समय जो है, विशेषकर जो ये युवा बच्चे, इनफैक्ट इनका भी नहीं, इनके बाद वाली जो जनरेशन है वो शायद उनके परिणाम देख सकती है। तो आपको लगता है कि सांप्रदायिकता को रोकने का एक बेहतर तरीका ये भी हो सकता है, यदि सबको हिस्सा मिल जाएगा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा? देखिए, हमारे दर्शन शास्त्र में ये बात बड़ी शिद्दत से कही गई है कि अगर हर शख्स अपनी ज़िंदगी को खुद जीने की कोशिश करे तो ये दुनिया बड़ी खूबसूरत होगी। इसी तर्ज पे अगर हम देखते हैं कि जैसा आपने कहा कि धर्म और संप्रदाय के आधार पर टिकट बांटे जाते हैं, अगर हम देखते हैं तो इसमें कोई बहुत अधिक बुराई मुझे नज़र नहीं आती। जो जिस समुदाय का हिस्सा है, अगर वो अपने समुदाय की बेहतरी के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करे और हर लोग, हर तबका, हर वर्ग अगर ऐसा करे तो मैं समझता हूँ दुनिया खूबसूरत होगी। डॉक्टर भानावत, क्या आपको नहीं लगता कि 92 सीटें मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट्स होती हों, लेकिन 28 सांसद इस लोकसभा में मौजूद हैं, तो ये अन्याय नहीं है? नहीं विजय जी, मैं तो दूसरी तरह से देखता हूँ। जो श्याम जी ने बात कही कि धर्म और इसके आधार पर यदि आप टिकट बांटते हैं और अपने धर्म की बेहतरी के लिए प्रयास करें, लेकिन जब आप एक वर्ग विशेष के साथ पैबंद हो जाएंगे और दूसरे की कॉस्ट पर विकास करने लगेंगे, मैं कहता हूं कि विकास को खंडों में बांट के देखने की आदत क्यों डाली जाए। नंबर 2, मैं आपसे मेरा मतलब मीडिया में भी एक बात करना चाहूँगा, हम विश्लेषण क्यों करते हैं इस आधार पर कि यहाँ इतने हिंदू वोट हैं, यहाँ इतने मुस्लिम वोट हैं। आप जब ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज धर्म के नाम पर सीटें न दें, तो क्या हम भी ये तय कर सकते हैं कि धर्म और जाति के आधार पर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव का विश्लेषण नहीं करेंगे? क्योंकि हवा तो हमें दे रहे हैं इन चीजों को। डॉक्टर भानावत, इसका दूसरा हिस्सा भी है जी। कि आप और हम मेजोरिटी में बैठे हुए हैं, तो आपको वो तकलीफ नहीं पता। जो माइनॉरिटी में जिसको हिस्सा नहीं मिलता, उसकी तकलीफ को समझिए। देखिए, मैं सोचता हूँ कि ये चीजें देश 70 साल आगे आ गया है और फिर आप उनकी सुनवाई नहीं करेंगे। नहीं, तो आप उन प्रॉब्लम्स को उठाइए, आप प्रॉब्लम्स को उठाएं, हम उसके माध्यम से। फिर तो आप 33% रिजर्वेशन के भी खिलाफ होंगे। हाँ, मैं तो रिजर्वेशन चाहती भी नहीं हूँ, पर समस्या यहाँ ये नहीं है कि लोग नहीं चाहते कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिले। यहाँ पर सब लोग चाहते हैं महिलाओं को रिजर्वेशन मिले। हाथ खड़े करके बताएंगे। पार्लियामेंट में रिजर्वेशन किसी को नहीं चाहिए महिलाओं को? आप अवसर दीजिए ना, आप रिजर्वेशन देके अवसर क्यों खत्म कर रहे हैं? आप अवसर दीजिए लोगों को। आपने कहा अगर तो रिजर्वेशन आप नहीं, देखिए, नहीं अवसर रिजर्वेशन नहीं, आप ऐसी व्यवस्था क्रिएट करिए जिसमें कि सबको समान अवसर प्राप्त हो। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करिए, ना सिर्फ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करिए, उन अपॉर्चुनिटीज को पाने के तरीके भी सुझाइए। आप शिक्षा, आप चाहते क्या है? आप शिक्षा नहीं दें, आप ये नहीं दें, आप उनको बिल्कुल नीचे ही रखना। अगर धर्म और जाति के नाम पर ही आप चुनाव लड़ाएंगे तो कभी भी देश विकास नहीं कर पाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। यहाँ की जो ऑडियंस है वो पॉलिटिकली करेक्ट रहने की बजाय बेहतर तरीके से या सही तरीके से उनके हिसाब से वो है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मैडम का तो कहना है कि 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की भी ज़रूरत नहीं है। ब्रेक के बाद लौटते हैं और देखेंगे आखिरी हिस्से में कि सांप्रदायिकता और करप्शन में से यदि किसी एक को चुनना हो तो हम क्या चुनेंगे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, जो राजस्थान का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, और हमारे साथ है बहुत ही टैलेंटेड ऑडियंस। आप सबसे एक सवाल करना चाहते हैं कि करप्शन और कम्युनलिज्म की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो जितने हमारे कन्वेंशनल सिस्टम हैं, चाहे वो करप्शन को लेकर हम सोचते हैं कि काम हो जाए तो ठीक है, कम्युनलिज्म को सोचकर समझते हैं कि ठीक है दूसरों के घर में कोई ऐसा पैदा हो जाए जो लड़ाई लड़ ले वो ठीक है, लेकिन यदि जो जनरल इश्यूज हैं यूथ के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, खास तौर से मैरिजेस को लेकर है, मैं एक सवाल सब लोगों से करता हूं ज़्यादातर तौर पे कि मैरिजेस को लेकर यूथ का कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो समझते हैं कि इंटर कास्ट मैरिज होना सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है। कितने लोग समझते हैं कि ये ठीक चीज़ है? ज़्यादातर लोग मानते हैं कि इंटर कास्ट मैरिजेस ठीक है। आप बताइए कि क्यों आपको लगता है कि इंटर कास्ट मैरिजेस ठीक है? सर, आजकल जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात करते कि सांप्रदायिकता का मुद्दा है। अगर हम इंटरकास्ट मैरिज करेंगे हिंदू की मुस्लिम से, तो सर वो तो घर परिवार की बात हो गई, फिर तो ये मुद्दा आएगा ही नहीं। जी, बहुत खूबसूरत है। अगर हम शादियाँ करेंगे एक दूसरे घर में, तो हमारी फैमिली के लोग फिर हमसे क्यों लड़ेंगे? कभी लड़ने की बात ही नहीं रहेगी। तो सर, ये शादियाँ बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है सांप्रदायिकता को रोकने का। जी, पीछे कोई बताएगा कि शादियों से ही तो सांप्रदायिक दंगे शुरू होते हैं। शादियों से ही सांप्रदायिक दंगे शुरू होते हैं। अदर कास्ट के वो जो दूसरे समाज के लोग हैं वो दूसरे समाज वालों को मारने दौड़ते हैं कि इसने हमारे समाज के साथ ऐसा क्यों, और उसको समाज से बाहर करने की सोचते हैं जो दूसरी समाज में शादी कर देता है। आप उसको ठीक मानते हैं? ठीक नहीं है सर ये भी। आपके अड़ोस पड़ोस में कभी ऐसा हो तो क्या आप उसके साथ खड़े होंगे जो इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है? नहीं, उसके साथ खड़े नहीं खड़े होंगे। चलिए जी, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इंटरकास्ट मैरिजेज या इंटर रिलीजन मैरिजेज से सोशल हार्मनी हो सकती है, सोशल हार्मनी का एक बेहतर माहौल बन सकता है? नहीं सर, देखिए अंतर जातीय जो विवाह होता है सर, उससे जातिवाद को रोकने में सबसे ज़्यादा फायदा होता है सर। पहले बात तो सर, वेरी गुड। ये जो जातिवाद, जो धर्म, हिंदू मुसलमान धर्म के जो विवाद होता है, दंगे होते हैं, उसको रोकने में सबसे बढ़िया फायदा सर इसका जी, ताकि इससे अंतर्जातीय विवाद से सर ये सबसे मुख्य बात कि ऐसे कारनामे जो ऐसे दंगे होते हैं सर, ये बिल्कुल बंद हो जाएंगे सर मेरे हिसाब से। जी, क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स की इजाज़त लेना शादियों में बहुत ज़रूरी है? अरेंज मैरिज करनी चाहिए या लव मैरिज करनी चाहिए? पेरेंट्स तो हमें पालते पोसते हैं तो उनसे तो इजाज़त लेना ही चाहिए, लेकिन ये पेरेंट्स की धारणा बन चुकी है कि पीढ़ियाँ चलती आ रही हैं कि नहीं, हमें इसी कास्ट में शादी करनी है, इसी कास्ट में हमें शादी करनी है बस। और वो इंटर कास्ट, तो आपको नहीं लगता कि आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं? जी सर, मैं अपना फैसला खुद ले सकती हूँ, और जहाँ तक हो सकेगा कि मैं आगे अपनी मेरी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको भी ये सीख दूंगी। आप अपनी पीढ़ी की बात कर ले, वही काफ़ी है। जी सर, मैं कहना चाहूँगी सर, जब इंटर रिलीजियन या इंटर कास्ट मैरिज होती है तो जब हम लड़का ढूंढने या लड़की ढूंढने जाते हैं तो उसका दायरा बहुत सीमित हो जाता है जब हम अपनी ही कास्ट में शादी करने की सोचते हैं। जब हम दायरा बढ़ा देते हैं उसका, और ये सोच जो है छोटी सोच है बिल्कुल भी कि हमें अपने रिलीजन में या अपनी कास्ट में ही शादी करनी चाहिए। अगर इस दायरे को हम तोड़ दें, बढ़ा दें इसे, तो हमें और भी अच्छे जो लड़के हैं और लड़कियां मिल सकती हैं। सर, मेरे हिसाब से शादी लव कम अरेंज मैरिज होनी चाहिए, पसंद हमारी, जिससे हम अपने साथी को जान सकें, लेकिन आशीर्वाद माँ बाप का होना चाहिए क्योंकि वो बचपन से हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें बहुत सारे संस्कार दिए, पाला है, पोसा है। अगर उनका आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो हमारी ज़िंदगी बेहतर तरीके से चलेगी। और रही बात इंटरकास्ट मैरिज की, अगर इंटरकास्ट मैरिज होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि ये बात तो यही है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। वेरी गुड। लेकिन यदि पेरेंट्स ने इजाजत नहीं दी तो फिर क्या करेंगे उस इंसान का? सर, मना लेंगे, अगर मम्मी पापा हमारे साथ हैं तो नहीं मान जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है, मेरे मम्मी पापा मान जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो जनरेशन हमें दिखाई दे रही है, क्या आपको लगता है कि ये एक ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा हिम्मत वाली जनरेशन है, ज़्यादा बेहतर फ्यूचर देख रही है? देखिए विजय जी, आज की जो युवा पीढ़ी है इसके पास अवसर बहुत हैं और इनके पास सूचनाओं तक पहुंचने के लिए इनका जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट है, इसके लिए बहुत बड़ा खुला मैदान इनके सामने है। इसलिए मुझे लगता है उनका इसी तरह से प्रशिक्षण होता है, इसी तरह से इनके विचार बनते हैं। जितना तेज़ी से मीडिया फैला है, सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर्स हैं, एजुकेशन का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, तो इनमें सोचने समझने की शक्ति तो आई है। यही कारण है कि आज की पीढ़ी खुल करके विवाह जैसे मुद्दों पर भी टेलीविज़न पर आकर के बात कर सकने के लिए तैयार हुई है।
और जहाँ तक इंटरकास्ट मैरिज की बात है तो मैं तो खुद ही कर चुका हूँ, अपनी बिटिया की अभी शादी इंटरकास्ट ही की है, इसलिए मुझे लगता है तो जैसा इन्होंने कहा कि यदि बच्चे तैयार होते हैं तो मुझे लगता है माँ बाप को भी तैयार करने की स्थिति में होंगे, और जिस तरह का परिवेश आया है उसमें इस तरह की चीज़ों को प्रमोशन मिलेगा तो कहीं ना कहीं उस भावनात्मक एकता या भावनात्मक संवेदनाओं के विकास की बात है, उस दिशा में हम एक कदम बढ़ा पाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, यहाँ इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो उसमें अपन सोचे कि एक दिन में कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन परिवर्तन आ रहा है। श्याम जी, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि 70 साल बाद, करीब 7 दशक बाद हम वही विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, आज की इस पीढ़ी को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि अगले 20 साल बाद यदि मैं रहा और कभी ऐसा ही प्रोग्राम करना पड़ा तो फिर हमारे पास यही सवाल होंगे? हम लोग अपनी बातचीत को हमेशा एक उम्मीद के साथ ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो जब ऐसी कोशिश करते हैं तो हम ज़िंदगी की जो कड़वी सच्चाइयाँ उनसे भागने की कोशिश भी कहीं ना कहीं करते हैं। 7 दशक हमने देखे, आने वाले 2 दशक में बहुत क्रांतिकारी बदलाव होंगे, ऐसा मैं दावा नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि जो मौजूदा पीढ़ी है इसमें तेजी से बदलाव हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे ख्वाब इस पीढ़ी में नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर मेहता, कितना बेहतर भविष्य आप हिंदुस्तान का देख रहे हैं? मैं तो भविष्य के लिए काफ़ी आशान्वित हूँ। जैसा अभी हम सुन रहे थे, हमारी युवा पीढ़ी के विचार काफ़ी खुलापन है, अंतर जाति विवाहों के लिए भी ये तैयार हैं और विभिन्न मुद्दों पर ये सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी का जो सोच है, जिनका नज़रिया है, सभी विकास के लिए दिल से इनकी इच्छा है कि विकास हो, भ्रष्टाचार दूर हो, सांप्रदायिकता ना फैले। तो मैं तो भविष्य के लिए काफ़ी आशान्वित हूँ और मुझे लगता है कि आज से 20 साल बाद जब आप ये प्रोग्राम आप करेंगे तो शायद ये मुझे तो कुछ और आता ही नहीं, नहीं कर सकता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है। आखिरी बात रश्मि जी से, क्योंकि मैं तो आप कहें चाहे ना कहें, जेंडर को मैं महिलाओं से ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ पुरुषों के मुकाबले। तो आखिरी बात डॉक्टर रश्मि जी से। बिल्कुल, मैं भी बहुत आशावादी हूँ और भविष्य बहुत सुरक्षित हाथों में जाएगा, ऐसी मेरी कामना है कि ये युवा लोग जो हैं, क्योंकि इनमें खुलापन आया है, शिक्षा बढ़ी है, शिक्षा होने से, शिक्षित होने से अवसरों की प्राप्ति हो रही है इन्हें, तो ये सोच रहे हैं और ये कन्वेंशनल जो सोच है, पारंपरिक जो सोच थी जाति की या धर्म की, उससे हटकर ये अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर 20 साल बाद हम इन मुद्दों पर तो शायद बात नहीं करेंगे, ये मुद्दे शायद तब भी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि भारत जो है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड भारत, और हम अगर इंडिया में रहकर भारत की बात करेंगे तो भारत के मुद्दे तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इंडिया के कई नए मुद्दे भी हमारे पास आएंगे डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और जैसा लास्ट नोट पर हमारे को लगा कि हिंदुस्तान के लिए बेहतर भविष्य हम देख सकते हैं, उसकी उम्मीद कर सकते हैं, और ख़ास तौर से जो हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें हमें पूरा भरोसा है, और इसीलिए हमारे खास कार्यक्रम का नाम है हमसे है इंडिया। हमसे है इंडिया। थैंक यू।